नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल पेट 2026 के ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं और उसकी तैयारी हम लोग एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं। यानी यूपी ट्रिपल पेट की आज ये दूसरी क्लास है। आज की इस क्लास में हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। ये जो है प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इस क्लास से आपको एग्जाम में जो है 5 से 6 नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना और एग्जाम में जो है आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करना। आप लोगों को संपूर्ण तैयारी यूपी ट्रिपल पेट की कराई जाएगी स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले वेद वन पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया। तो इसका सही जवाब है नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया। भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क, जिसे वेद वन पार्क नाम दिया गया, का उद्घाटन जो है नोएडा सेक्टर 78 में जो है किया गया। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस पार्क को जो है 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनका नाम प्रसिद्ध वैदिक ऋषियों कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और जो है भारद्वाज के नाम पर रखा गया है। पार्क में जो है 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिनका उल्लेख प्राचीन वैदिक साहित्य में मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्राकृतिक संरक्षण करना है, ठीक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। नोएडा के साथ साथ जितने हमने पॉइंट इसमें बताए हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन पॉइंटों से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के फैजाबाद यानी कि अयोध्या क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, मौलवी अब्दुल्ला शाह या कुंवर सिंह। इसका सही जवाब हो जाता है मौलवी अब्दुल्ला शाह, ठीक है। 1857 की क्रांति में फैजाबाद वर्तमान अयोध्या से जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व जो है मौलवी अब्दुल्ला शाह ने किया था। वे मूल रूप से कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे और वे फैजाबाद आकर बसे, यानी कि रहने लगे थे। वे अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक विरोधियों में से एक माने जाते थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से तथा खान बहादुर खान ने बरेली से 1857 की क्रांति की कमान संभाली थी। मौलवी अब्दुल्लाह ने धर्म, युद्ध, जिहाद का नारा देकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य किस जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है सीतापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सीतापुर में, ठीक है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट के बाएं तट पर स्थित, कहाँ? गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। एक अत्यंत पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। पौराणिक मान्यताओं में मर्डे पुराण के अनुसार यह वही भूमि है जहाँ 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। महर्षि वेद व्यास ने इसी पावन स्थल पर पुराणों और महाभारत की रचनाएं वाचन किया था। यहाँ जो है चक्र तीर्थ, दधीच कुंड और हनुमानगढ़ी जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसे एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कर रही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शर्त निहित है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 226। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश कानून के समान ही प्रभावशाली होता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शर्त अनुच्छेद 123 में दी गई है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत होना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाता है। अध्यादेश केवल उन विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या घाघरा नदी? तो इसका सही जवाब हो जाता है हिंडन नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह स्थल हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जो कि यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इस स्थल की खोज जो है 1958 में एकदत्त शर्मा यानी वाई.डी. शर्मा द्वारा की गई थी। आलमगीरपुर से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन, मनके और तंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा, यमुना, दोआब तक फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक राजकीय भाषा कौन सी है और इसे कब अपनाया गया? संस्कृत 1991, उर्दू 1989, भोजपुरी 1975, अवधी 1982। इसका सही जवाब है उर्दू 1989। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत राज्य की पहली आधिकारिक भाषा हिंदी घोषित की गई। वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया और उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों के लिए हिंदी और उर्दू दोनों का उपयोग किया जाता है। प्रशासनिक और विधायी कार्यों में भाषा का चयन क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार तय होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है तीसरे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। यह मंत्र सूर्य देवता यानी कि सविता देवी को समर्पित है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेदों में से एक है, जिसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसके 7वें मंडल में दशरथ युद्ध का वर्णन है और 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद 10वें मंडल के सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस शासक को यूनानी लेखकों द्वारा अमित्रघात की उपाधि दी गई? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में अमित्रघात कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए उसके पुत्र अशोक को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है कौशाम्बी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कौशाम्बी जिले में भारत इजराइल का फल उत्कृष्टता केंद्र इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स की स्थापना के लिए भूमि को मंजूरी दी है। यह केंद्र भारत और इजराइल की संयुक्त तकनीकी साझेदारी के तहत स्थापित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत कृषि तकनीकों, ड्रिप सिंचाई और उच्च गुणवत्ता वाली फसल किस्मों को बढ़ावा देना है। कौशाम्बी मुख्य रूप से अमरूद, गोवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिससे स्थानीय किसानों को आधुनिक बागवानी का सीधा लाभ मिलेगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं या फिर 11वीं अनुसूची? इसका सही जवाब हो जाता है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक लाभ के लिए नेताओं द्वारा पार्टी बदलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें कुछ कड़े प्रावधान जोड़े गए थे,
दल बदले के आधार पर अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं, इसका सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के पदेन एक्स ऑफिसो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा मुख्य नीतिगत थिंक स्थान पर जो है 1 जनवरी थिंक क्या है थिंक टैंक है जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देता है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उप राज्यपाल शामिल होते हैं और इसका मुख्य विचार सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आयकर टैक्स। आयकर इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है क्योंकि इसका भुगतान उसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है जिस पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों और दूसरों पर जो स्थानांतरित शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, दूसरी ओर जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स हैं क्योंकि इनका अंतिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है। भारत में प्रत्येक करों के प्रबंधन और संग्रह का कार्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चुनारगढ़ का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये जो स्थित है ये है मिर्ज़ापुर में। चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है। इस काल का इतिहास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपने भाई भरथरी की याद में इनका निर्माण करवाया था। मध्यकाल में यह किला मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच संघर्ष का केंद्र रहा था। शेरशाह सूरी ने 1532 और 1538 में इस किले पर अपना अधिकार किया था और चुनार क्षेत्र अपने विशेष बलुआ पत्थर और मिट्टी के बर्तनों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत किस वर्ष राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना जो की गई थी 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वनों के बचाव और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा करना है। भारत पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बना। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद एनजीटी के मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है जबकि 4 क्षेत्रीय पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में हैं। इसके लिए मामलों को 6 महीने के भीतर निपटाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, जल H2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति में अपने भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधों की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल पर्णहरित सूर्य ऊर्जा को अवशोषित करता है। उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 गैस मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के संतुलन और वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखने के बुनियादी स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाता है कौन सी है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसका वजन लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम होता है। यकृत पित्त रस बाइल जूस का स्राव करता है जो वसा पाचन में मदद करता है। पित्ताशय में जमा होता है। यह शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है। अग्न्याशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी और एक मिश्रित ग्रंथि है जबकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब हो जाता है 1924, बेलग्राम अधिवेशन 1924। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते अलग हो गए थे और गांधी दास पैठ की पुष्टि की गई थी। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कन्विक्शन हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा अपराधियों को जल्द सजा दिलाने के लिए शुरू किया गया? इसका सही जवाब हो जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में माफियाओं, बलात्कारियों को हत्या, बाल शोषण और जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को अदालत के माध्यम से समयबद्ध तरीके से कम समय में सजा दिलाने और इसके तहत पॉक्सो एक्ट, बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में 30 दिन के भीतर जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर सजा सुनाने का लक्ष्य रखा गया। यह राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक बड़ा प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के समताप मंडल में लगभग 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों ईवी रेस को जो है अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं। ओजोन को सांद्रता मोटाई की मापने की इकाई डाप्सन है, यानी कि डाप्सन यूनिट है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार हैं। प्रति वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। हालांकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी बने। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पूछे तो सी राजगोपालाचारी बने। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है क्वेश्चन? स्वतंत्र भारत के, तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और यदि भारत के, स्वतंत्र भारत के मतलब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। हालांकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। अगला, उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्लास टिश्यू है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, जिसे टिश्यू या जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है, इसे वर्ष 2011 में राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम जो है बूटिया मोनोस्पेरमा है। और उत्तर प्रदेश के अन्य राजकीय प्रतीक राजकीय वस्तु बारहसिंगा, राजकीय बच्चीसार स्किलन, राजकीय वृक्ष अशोक तथा राजकीय खेल हॉकी। उत्तर प्रदेश के राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सन फ्रांसिस्को अमेरिका में किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाता है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी और इसके मुख्य संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना थे। सोहन सिंह भकना इसके पहले अध्यक्ष बने थे। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। पार्टी में गदर नाम से एक साप्ताहिक अखबार भी निकाला जो उर्दू, पंजाबी, अन्य भाषाओं में छपता था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस गठन ने भारत में जो है कांगड़ा घटना और सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में
गोलघाट और नागांव जिलों में फैला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है मुद्रा रुपयों का क्रय मूल्य घटता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 20 फरवरी को दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2007 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता और मानवाधिकारों के हनन जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो ये जो की गई थी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की, जिसे शाही आयोग, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है, की सिफारिश पर की गई थी। इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया और सर ओसबोर्न स्मूथ इसके पहले गवर्नर और CD देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकटतम और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध या वरुण? तो इसका सही जवाब हो जाता है बुध, मरकरी। बुध, मरकरी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई अपना उपग्रह मून नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरा करता है। जो सभी ग्रहों में सबसे तेज बुध ग्रह पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण यहाँ दिन का तापमान अत्यधिक गर्म और रात का तापमान अधिक ठंडा बर्फीला होता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, जबकि मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स के साथ जुड़े रहो। SOB को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।